हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी के सैंपल पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर। नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करती है? तो ऑप्शन है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? थर्ड। तो फर्स्ट का आंसर है सी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कौन सी अकाउंट बनाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा अकाउंट प्रिपेयर करती है वो बैलेंस शीट का। ओके, तो इनमें से हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करती है? तो ऑप्शन में हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउ ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं प्रिपेयर किया गया तो उस टाइम पे अगर कंपनी में किसी पार्टनर ने लोन दिया है कंपनी को, तो कंपनी उस लोन पे कितना % इंटरेस्ट पे करेगी? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 5%, 6%, 7.5% एंड 12%। तो इसका आंसर है बी, 6%। जब पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट नहीं किया जाता तो उस टाइम पे 6% का रेट पे किया जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज। पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है पार्टनरशिप के अंदर? तो फर्स्ट ऑप्शन है लिमिटेड, नेक्स्ट है अनलिमिटेड, और डिटरमाइंड बाय कोर्ट या फिर डिटरमाइंड बाय पार्टनरशिप एक्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? तो नॉर्मली पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग विल बी क्रेडिटेड टू। इसमें कहा गया है कि पार्टनर्स जो ड्राइंग करता है उस पे जो इंटरेस्ट पेमेंट करेगा उसे कौन से अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा? तो फर्स्ट है P&L अकाउंट, नेक्स्ट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट नहीं बल्कि डेबिट करते हैं, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब वो अकाउंट जिसका यूज करके पार्टनर्स में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है जिसके अंदर हम क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग को रिकॉर्ड करते हैं, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट ऑप्शन था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रिकॉर्ड तो करते हैं लेकिन डेबिट साइड, तो सी भी इसका आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या है इसका? बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कहा गया है ए बी सी 3 पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशो गिवन है और उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा फ्यूचर रेशो 4:3:1 का रखा जाए। इस क्वेश्चन में हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करना है। ओल्ड रेशो गिवन है इस क्वेश्चन में 4, 3 और 2 का। न्यू रेशो भी गिवन है 4, 3 और 1 का। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो या फिर गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करो। तो हम इसमें कोई भी एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। तो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो का यूज किया जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 पार्टनर है ए बी सी। फर्स्ट पार्टनर ए पार्टनर का ओल्ड शेयर है 4 अपॉन टोटल ऐड करके आ गया 9, और फर्स्ट पार्टनर का ही न्यू शेयर क्या है? 4/8। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्टनर है बी पार्टनर का ओल्ड शेयर 3/9 माइनस न्यू शेयर 3/8। नेक्स्ट पार्टनर है सी। तो सी पार्टनर का ओल्ड शेयर है 2/9 जबकि न्यू शेयर है सी का 1/9। ओके, एलसीएम लिया इन दोनों का, ये आ गया 72। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 32, और इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया 36। इसी तरीके से इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 72, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 24 माइनस 27। नेक्स्ट नीचे 8 आएगा, एलसीएम लिया, ये आ गया 72, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 16 माइनस 9।
इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा -4/72। बड़ी डिजिट माइनस की है तो माइनस का साइन आएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से बी का शेयर कैलकुलेट करेंगे, इनमें से माइनस कर दिया, ये माइनस का 3/72 आ गया, और नेक्स्ट माइनस किया तो ये आ गया 7/72। हमने यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में ए पार्टनर का नेगेटिव शेयर आ रहा है, मतलब ए क्या कर रहा है, गेन। ओके, तो जब भी हम फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग का लगाएंगे और वहां पे अगर नेगेटिव में शेयर आएगा तो ये क्या कहलाएगा, गेन। और वही अगर हम यहाँ पे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते और नेगेटिव में शेयर आता तो क्या होता, वो सैक्रिफाइस। क्लियर? तो इस तरीके से याद रखना है आपको कि जो हम फॉर्मूला लगाते हैं अगर उसमें नेगेटिव शेयर आएगा तो उसका रिवर्स होगा। सैक्रिफाइसिंग का लगाएंगे और नेगेटिव आया तो गेन, और गेन का लगाएंगे और अगर नेगेटिव में शेयर आया तो सैक्रिफाइस। क्लियर? नेक्स्ट बी, तो बी पार्टनर का शेयर भी नेगेटिव में आ रहा है, मतलब बी पार्टनर भी गेन कर रहा है। नेक्स्ट है सी, सी पार्टनर का शेयर पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब सी सैक्रिफाइस कर रहा है। ओके, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास, ए गेन कर रहा है, बी गेन कर रहा है और सी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इस केस में हमारे पास आंसर है डी, ए 4/72 गेन कर रहा है, बी 3/72 गेन कर रहा है, और जबकि सी 7/72 सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5th कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6th। क्वेश्चन नंबर 6th में कहा गया है कि गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करो, और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो जिस तरीके से हमने अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया उसका फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसका जस्ट रिवर्स क्या होगा, गेनिंग रेशियो। अगर हम न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस कर दें तो ये क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशियो। ओके, तो 6th का आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। Any change in the relationship of existing partner which result in the end of existing agreement and enforce making of a new agreement is called। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर जो पार्टनर ऑलरेडी कंपनी में है उनके किसी भी एग्रीमेंट में कोई चेंजेस आता है, इसके बाद अगर कोई न्यू एग्रीमेंट बनाया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप, रियलाइजेशन ऑफ अ पार्टनरशिप, या फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है बी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट का चेंजेस होना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश इट इज क्रेडिटेड टू। अगर कोई नया पार्टनर कंपनी के अंदर गुडविल की अमाउंट लेके आता है वो भी कैश में, तो इस केस में क्रेडिट कहाँ किया जाएगा इस गुडविल की अमाउंट को। तो फर्स्ट ऑप्शन है इस कैपिटल अकाउंट में, सेकंड है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, थर्ड ऑप्शन है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या फिर ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि गुडविल की अमाउंट एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मतलब ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। जो पार्टनर न्यू पार्टनर के फेवर में जितना सैक्रिफाइस करेगा उससे उतने का ही गुडविल रिसीव होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो उस टाइम पे क्या ऑप्शंस होंगे इसके। फर्स्ट, ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व, सेकंड ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, या फिर बोथ ओल्ड पार्टनरशिप एंड ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व, या फिर नाइदर पार्टनरशिप नॉर फर्म इज डिसॉल्व। तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिशन लेता है तो इस केस में क्या होगा, क्या फर्म बंद हो जाएगी या फिर पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। तो पार्टनरशिप खत्म होने का मतलब है उनके बीच में एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा। क्लियर, पुराना जो एग्रीमेंट था वो खत्म हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है कि क्या पार्टनरशिप फर्म भी और पार्टनरशिप दोनों खत्म हो जाएगी, या फिर पार्टनरशिप फर्म और फर्म दोनों में से कोई खत्म नहीं होगी। तो इसका आंसर है बी, ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, मतलब कि पार्टनर्स के बीच में जो उनका पुराना एग्रीमेंट था वो अब क्लोज हो जाएगा और नए पार्टनर के आने के बाद एक न्यू एग्रीमेंट स्टार्ट होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट है एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3 and 2। Z was admitted with 1/4 share in profit which he acquired equally from X and Y. The new ratio will be। इस क्वेश्चन में कहा गया कि अगर X और Y पार्टनर का शेयर 3 और 2 का है और कंपनी के अंदर Z
एज अ न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, 1/4 का शेयर चाहिए उसे, और ये जो 1/4 का शेयर है वो एक्स और वाई पार्टनर से इक्वली लेना चाहता है, मतलब हाफ 1/4 का जो हाफ है वो एक्स से लेगा और हाफ वाई से लेगा। ओके, तो यहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं इसको, मतलब इसको दे रहे हैं अपने शेयर में से 1/4 का हाफ। तो ये कितना आ जाएगा 1/8, मतलब 1/8 जो जेड पार्टनर है वो एक्स से लेगा और 1/8 का शेयर ही वो वाई से लेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि न्यू रेशो कैलकुलेट करके बताओ। तो न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं। एक्स पार्टनर का पहले शेयर कितना था 3/5, फर्स्ट पार्टनर है एक्स तो 3 अपॉन में टोटल ऐड करके आ गया 5। इसी तरीके से वाई पार्टनर का ओल्ड शेयर क्या है 2 अपॉन टोटल ऐड करके आ गया 5। ओके, अब एक्स और वाई दोनों पार्टनर ही अपने शेयर में से इक्वली इसके शेयर का सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो इस केस में 1/8 एक्स दे रहा है और 1/8 ही वाई दे रहा है। तो इसको माइनस कर देंगे इनके ओल्ड शेयर में से, क्योंकि अगर एक्स पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है मतलब जेड के फेवर में शेयर दे रहा है तो एक्स का शेयर कम हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर वाई पार्टनर भी अपने शेयर में से कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है जेड के फेवर में तो यहाँ पे वाई का शेयर भी कम हो जाएगा। तो इसको माइनस कर देंगे इनके ओल्ड शेयर में से, मल्टीप्लाई कर दिया आ गया 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 24 माइनस 5 1 जा 5। इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया आ गया 40 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके 16 माइनस 5, ये आ गया 19/40 और ये आ गया 11/40। और जेड पार्टनर जिसे 1/4 का शेयर चाहिए 1/8 वो एक्स से लेगा और 1/8 ही वाई से लेगा। ओके, तो यहाँ पे एक बार सॉल्व करके देखते हैं। 1/8 एक्स से और 1/8 अगर वाई से लेता है तो इनको एलसीएम लिया, ये आ गया 8 और 1 और 1, ये आ गया 2/8 और इस तरीके से ये आ गया 1/4। तो इसको अपना 1/4 का शेयर मिल रहा है। अब ये जो 1/4 का शेयर है ये किसका है जेड का, और हमें यहाँ पे न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। तो इन तीनों पार्टनर का जो हमने ये शेयर्स कैलकुलेट किया है इसको रेशो में कन्वर्ट कर देंगे। ये आ गया एलसीएम लेके 40 डिवाइड करेंगे 1, ये आ जाएगा 19। इस तरीके से 40 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 के ऊपर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 11 और 4 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 10, 10 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 10। तो ये आ गया इन पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 19, 11 और 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन द रिवैल्यूएशन अकाउंट शो प्रॉफिट इट शुड बी क्रेडिटेड। इस क्वेश्चन में पूछा है कि जब कोई नया पार्टनर कंपनी के अंदर एडमिशन लेता है और उस केस में अगर हम जब रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं और हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट शो कर रहा है तो उस प्रॉफिट की अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन न्यू रेशो, या फिर ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन न्यू रेशो या ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो इसका आंसर क्या होगा ए, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो, क्योंकि हम जो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसका जो लास्ट में बैलेंस बचता है फिर चाहे वो प्रॉफिट का हो या लॉस का हो, तो ये प्रॉफिट या लॉस की जो अमाउंट है जो ये रिवैल्यूएशन का जो ये बैलेंस आता है उसे हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड रेशो पे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। तो इसका आंसर क्या है ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। On the death of a partner, the amount due to him will be credited to। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके डेथ के बाद उसका जो भी बकाया राशि है उसको किसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट है रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या फिर हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, या फिर गवर्नमेंट रिवेन्यू अकाउंट। तो इसका आंसर क्या होगा सी, डेथ पार्टनर का जो भी एग्जीक्यूटर होगा जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके अकाउंट में इसके ड्यू अमाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है ए बी सी 3 पार्टनर हैं जिनका रेशो गिवन है हमारे पास 1/4, 3/10 और 9/20 का, और इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है न्यू रेशो, वो भी सी के रिटायरमेंट के बाद। तो फर्स्ट हम पहले इसको नॉर्मल रेशो में कन्वर्ट करेंगे, एलसीएम लिया इन सबका 20 आ गया, 4 से इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 5 और 5 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया 5। इस तरीके से 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 और 2 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6।
नेक्स्ट 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, और 1 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो ये आ गया 9, ये आ गया 5, 6 और 9। ये इन तीनों पार्टनर का शेयर है। बट इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि सी के रिटायरमेंट के बाद, सी मतलब लास्ट पार्टनर, तो लास्ट पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद का रेशो पूछा है, तो लास्ट पार्टनर मतलब सी का रेशो कर दिया साइड, तो ये क्या आ जाएगा 5 और 6। तो ये है इन पार्टनर का न्यू रेशो 5 और 6 का, तो इसका आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू। जब कोई पार्टनर कंपनी से रिटायरमेंट लेता है तो उस टाइम पे अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करे और रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट शो कर रहा है तो उस प्रॉफिट के अमाउंट को किसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो फर्स्ट है कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, सेकंड है कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और थर्ड ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या फिर कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इन द रेशो ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसका आंसर क्या होगा बी, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्योंकि जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो हमारा ये प्रॉफिट का बैलेंस आएगा उस प्रॉफिट के बैलेंस को हम सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसी अमाउंट को जो हमने ये डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है उसी अमाउंट को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड सारे पार्टनर के अकाउंट में आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, ए एंड बी आर पार्टनर्स जिनका रेशो गिवन है 4 और 3 का, और इसमें एडमिट किया गया सी को एज द न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए, और ये 1/5 का शेयर वो टोटली ए से लेना चाहता है। तो इस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा। तो ए पार्टनर का पहले शेयर कितना है 4/7, और अगर ए पार्टनर के शेयर में से एंटायरली अमाउंट सी रिसीव करेगा 1/5 का, तो इस केस में ए पार्टनर का शेयर रिड्यूस हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे इसे। और बी पार्टनर किसी को भी अपने शेयर में से नहीं दे रहा, तो इस केस में बी का ओल्ड शेयर ही रहेगा 3/7, और सी पार्टनर, सी को 1/5 का शेयर मिल रहा है, तो ये सी का शेयर 1/5 ही रहेगा। तो माइनस कर देंगे इसको, ये एलसीएम लेके आ गया 35, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 20 माइनस में 7, तो ये आ गया 13/35। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करो। 13/35 ए पार्टनर का शेयर है, 3/7 बी पार्टनर का शेयर, और 1/5 सी पार्टनर का शेयर। तो ये इन पार्टनर का न्यू शेयर कैलकुलेट हो जाएगा। एलसीएम लिया इनका 35 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 13। इसी तरीके से 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और 5 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, 5 3 जा 15। नेक्स्ट 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7, और 7 1 जा 7। तो ये आ गया इन पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 13, 15 और 7। तो इसका आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि ए और बी दो पार्टनर है जिनका रेशो गिवन है 5 और 3 का। ए सरेंडर कर रहा है 1/4 अपने शेयर का, एंड बी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। बी अपने शेयर का 1/5 सरेंडर कर रहा है। किसके फेवर में ये लोग दे रहे हैं शेयर्स? सी के फेवर में। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि इन पार्टनर्स ने कितना सैक्रिफाइस किया, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करो। तो फर्स्ट पहले हम इंडिविजुअल पार्टनर्स कितना कितना सरेंडर कर रहा है सी पार्टनर के फेवर में पहले कैलकुलेट करते हैं। तो ए सरेंडर कर रहा है 1/4 अपने शेयर का, और ए का शेयर कितना है 5/8, 5/8 का 1/4। सेम इसी तरीके से बी पार्टनर कितना सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का 1/5, और बी का शेयर कितना है 3 टोटल ऐड करके 8 आ गया, तो 3/8 मल्टीप्लाई में 1/5, तो ये आ गया मल्टीप्लाई करके 5/32, और ये आ गया मल्टीप्लाई करके 3/40। और इस क्वेश्चन में कहा है कि हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो ए और बी पार्टनर दोनों इतना इतना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। तो इसी शेयर को हम रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे, बस इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो 32 और ये 40 को मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 1280। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 200, और इस तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 6 और ये 96। तो ये 200 और 96 का शेयर आया है। अब इसे क्रॉस करते हैं तो 4 से 4 5 जाओ
20 और ये 4 से क्रॉस करेंगे, 4 2 जा 8, 16। नेक्स्ट अभी भी क्रॉस हो सकता है ये, तो 2 से क्रॉस करेंगे, ये आ गया 25 और 12। इसके आगे अब ये क्रॉस नहीं हो पाएगा, तो ये है इसका आंसर 25:12। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ओके, डी ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ इज कॉल्ड। एक आर्टिफिशियल पर्सन जिसको लॉ के अकॉर्डिंग क्रिएट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? कंपनी। कंपनी एक ऐसी आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे लॉ के अकॉर्डिंग क्रिएट किया जाता है और इसको लॉ के अकॉर्डिंग ही क्लोज भी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। मैक्सिमम नंबर ऑफ अ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी। किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? तो मैक्सिमम में 200 की लिमिट होती है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अ कंपनी में इशू इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या फिर इक्विटी और प्रेफरेंस बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। एक कंपनी इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों टाइप के शेयर्स को इशू कर सकती है, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शो अंडर द हेडिंग ऑफ शेयर कैपिटल इन अ बैलेंस शीट। इनमें से कौन से ऑप्शंस हैं जिसको हम शेयर कैपिटल की हेडिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते? तो क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर क्या होगा? सी, रिजर्व कैपिटल। जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर क्या रिकॉर्ड किया जाता है? ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल। रिजर्व कैपिटल को रिकॉर्ड नहीं करते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन फिक्स्ड एट डैश ऑफ द इशूड अमाउंट। इसमें कहा गया है कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो कितना है? 90%। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट विल बी द इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स इफ शेयर्स ऑफ अ 10 रुपीज इशूड एट 30% प्रीमियम। अगर 10 रुपीज का एक शेयर है और 30% प्रीमियम पे उसे कंपनी इशू करती है तो इसका इशू प्राइस क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 22। 10 रुपीज का एक शेयर है और इस पे 30% प्रीमियम मतलब कि 3 रुपीज प्रीमियम के हैं। ओके, 3 रुपीज प्रीमियम के हैं और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर प्रीमियम की अमाउंट भी 30% है तो कितने में कंपनी इशू करेगी? 10 रुपीज का प्राइस है और 3 रुपए प्रीमियम, तो मतलब टोटल 13 रुपए में कंपनी इसको इशू करेगी, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? एडिड टू कैपिटल, कैपिटल में, डिडक्ट फ्रॉम शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में से माइनस करेंगे, या फिर सो इन असेट साइड या फिर सो इन इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे शेयर होल्डर जो कि कंपनी को पेमेंट नहीं कर रहे ड्यू के टाइम पे, तो जब पेमेंट नहीं कर रहे तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉल्स इन एरियर। तो इस केस में इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस शीट में, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। डिवेंचर होल्डर रिसीव्ड। डिवेंचर होल्डर क्या रिसीव करते हैं? डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट या बोथ? डिविडेंड इंटरेस्ट दोनों या फिर बोनस? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, इंटरेस्ट। डिवेंचर क्या रिसीव करते हैं? फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट, और जबकि शेयर होल्डर क्या रिसीव करते हैं? डिविडेंड। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। डिवेंचर रिप्रेजेंट। डिवेंचर को क्या माना जाता है? तो फर्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ अ कंपनी, या इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, डायरेक्टर शेयर इन अ कंपनी, या फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग ऑफ अ कंपनी। तो इसका आंसर है ए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ अ कंपनी। जब कंपनी को लंबे टाइम के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो उस टाइम पे वो क्या इशू करती है? डिवेंचर्स। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। अ डिवेंचर होल्डर इज एंटाइल्ड। डिवेंचर होल्डर को क्या राइट्स मिलते हैं? फर्स्ट, फिक्स्ड डिविडेंड का, या शेयर इन प्रॉफिट का, या फिर कंपनी में वोटिंग का, या फिक्स रेट पे इंटरेस्ट का। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, फिक्स रेट इंटरेस्ट का। जैसे 9% डिवेंचर, 12% डिवेंचर, तो स्टार्टिंग में ही एग्रीमेंट में डिवेंचर पे पहले ही रेट फिक्स होता है और उसी रेट के अकॉर्डिंग उसे इंटरेस्ट पे किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट किस नेचर का होता है? तो फर्स्ट है रियल,
या फिर पर्सनल या नॉमिनल या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, ये पर्सनल नेचर का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ऑन द इश्यू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। जब भी कंपनी डिवेंचर्स को एज अ कोलेटरल रखती है, मतलब अगर कंपनी को लोन की रिक्वायरमेंट होती है बैंक से, तो कंपनी क्या करेगी? बैंक से लोन लेगी और उसके बदले बैंक के पास डिवेंचर एज अ कोलेटरल रखती है। तो इस केस में कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, डिवेंचर अकाउंट। एंट्री क्या होती है इसकी? डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर। तो इसमें पूछा क्या गया है कि कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? डिवेंचर का। तो इसका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया, एज पर सेबी गाइडलाइंस एन अमाउंट इक्वल टू डैश ऑफ द डिवेंचर इशू मस्ट बी ट्रांसफर टू DRR, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, बिफोर रिडम्पशन बिगिन। इसमें कहा गया है कि सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इतनी अमाउंट डिवेंचर इशू का ट्रांसफर करना होता है DRR अकाउंट में। तो इसका आंसर क्या है? 25%, मतलब सी। टोटल डिवेंचर का 25% की अमाउंट DRR में ट्रांसफर की जाती है ताकि पेमेंट करते टाइम कंपनी को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट। अगर डिवेंचर को कंपनी रिडीम कर रही है और कंपनी को उस टाइम पे कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो उसे कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा? प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या होता है? कैपिटलाइज प्रॉफिट, और कैपिटलाइज प्रॉफिट को कभी भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। आई होप आपको ये पूरे 30 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।